आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग एक अहम वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति का टीजीटी और पीजीटी का जो है वो इम्तिहान होने वाला है टीयर 2 का। आप लोगों ने देखा भी होगा, उसकी जो डेट आई है वो आई है 29 मार्च। और 29 मार्च के साथ साथ आपको पता है कि आपके पास जो दिन बाकी हैं वो क्या है, बहुत कम है। अब इन दिनों में जो आपके पास 6 से 7 दिन बाकी हैं, उसको आपको जो है वो किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसके लिए मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो आपकी 29 मार्च 2026 की परीक्षा है, ये आपकी जो है वो टीयर 2 की है, उर्दू की। टीजीटी में अलग पोस्टेड हैं और पीजीटी में जो है वो अलग है। बात की जाए तो टीजीटी में 10 है और पीजीटी में 1 है। तो टोटल बच्चे जो इसमें लगभग क्वालिफाइंग किए गए हैं वो 90 के आसपास बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइंग किए हैं और उनका जो है वो एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो आपका OMR शीट पे होगा, जिसमें आपके जो है वो 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और आपका बी पार्ट। ए पार्ट में जो होगा वो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं या हम लोग इसे एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है कि एक आपके क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी और सी। तो आपको जो है वो इनमें से जो है वो किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा। और ध्यान रख लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, 0.25 की, या हम लोग कह सकते हैं 1/4 की। तो 60 क्वेश्चन आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे, 60 क्वेश्चन। और ये जो 60 क्वेश्चन होंगे ये इक्वल होंगे 60 मार्क्स के। इसके बाद जो हमारा पार्ट बी है, ये हमारा होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से मुराद है, या सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको कैसे लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव आपको जो है वो इसके आंसर देने होंगे। और इसके लिए जो आपका इंतखाब किया गया है वो होंगे आपके 10 क्वेश्चन, और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। और एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का। तो ये हो गया आपके 40 नंबर। ठीक है, 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसमें जो वर्ड की लिमिट है वो तकरीबन 200 से लेके आपको 150 से लेके आपको जो है वो 200 तक जो है वो लिखनी है। अब मेन मुद्दा ऑब्जेक्टिव आप लोग आराम से कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव की हमारे यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 199 में जो है वो टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। 9045220432 पर हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा है, बच्चे जिससे डरे हुए हैं या घबराए हुए हैं, वो है सब्जेक्टिव वाला पार्ट, कि हम लोग सब्जेक्टिव को जो है वो कैसे सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव तो लिमिटेड है, आप लोग उसमें जो है वो आंसर जो है वो दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें जो है वो बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं। तो उसी के लिए जो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप जितना टाइम मैनेजमेंट करेंगे उतना आपके लिए जो है वो सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होंगे। और रही बात सक्सेस की, तो 70 या 75 नंबर जो है वो आपके आराम से आ जाने चाहिए, अगर आप लोग अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं तो सब्जेक्टिव में जो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली ज़रूरी बात है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको करना है। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये कैसे होगा। टाइम मैनेजमेंट होगा प्रैक्टिस से। आप लोग घर पे डेली प्रैक्टिस करें, डेली कोई सा भी क्वेश्चन उठाए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और फिर उसी की जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। और देखिए कि आपको जो है वो एक क्वेश्चन में जो है वो कितना वक्त लग रहा है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट के बाद मान के चलिए कि टाइम मैनेजमेंट आपने किया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग क्या करें। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके जो है वो 10 में से 4 क्वेश्चन जो है वो बाकी हैं, तो अब टाइम जो है वो बहुत कम है। मान के चलिए आपके पास जो है वो 12 मिनट है, एक मोटा माटी मान के चल लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये जो 4 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं और आपके पास 12 मिनट हैं, तो एक क्वेश्चंस को आप लोग 3-3 मिनट में जो है वो डिवाइड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ज़रूर आने हैं, भले ही आप लोग थोड़ा बहुत लिख कर आएँ या थोड़ा कम लिख कर आएँ, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप टाइम को डिवाइड करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है क्वेश्चंस की, वो उसी के हिसाब से जो है वो आपको रखनी है।
ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा छोटी ना हो, तो आप लोग बता सकते हैं या कह सकते हैं उसे बना के रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट मोमेंट टाइम मैनेज। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है आपका थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना ही आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सोचने की क्षमता आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही जल्दी आपको जो है वो एग्ज़ाम में लिखने की जो चीज़ें हैं वो जल्दी याद आएंगी। तो इसलिए आपको थिंकिंग प्रोसेस को जो है बहुत स्मूथ और बहुत लाइट रख के जो है वो जाना। अब ये थिंकिंग प्रोसेस आएगी कहाँ से? ये आएगी आपको जब आप लोग मतन पढ़ेंगे। मतन से मुराद होता है हमारा टेक्स्ट, जो किताबें होती हैं, जो बुक होती हैं, उसको आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नोट्स पढ़ने वाला जो है टाइम अब जो है वो नहीं है सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन मतन जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है सिलेबस। क्या हमें सिलेबस को कवर करके पढ़ना है? ये जितना हमने पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं एज आ एस्पिरेंट हूँ तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जितना मर्जी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जो आपने पढ़ लिया है उसी को आप लोग जो है वो कितना कीजिएगा, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और उसी सिलेबस से जो है वो आप लोग क्वेश्चंस को जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। और क्वेश्चंस को जब अटैम्प्ट कर पाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑब्जेक्टिव में तो नेगेटिव मार्किंग है लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं है, लेकिन आपको जो है वो सब्जेक्टिव में जो है वो लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब ये लिखना कैसे है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो एक इंट्रोडक्शन देना होता है किसी भी क्वेश्चंस का। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोडक्शन होता है, ये हम लोग उसे कह सकते हैं उर्दू में तमहीद। आपको जो है वो बांधेंगे, थोड़ी सी तमहीद बांधेंगे, तकरीबन 2 से 3 लाइन में आप लोग जो है वो तमहीद बांध सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा गया कि उर्दू के आगाज़ के बारे में रोशनी डालिए, ये एक छोटा सा सवाल है। या कह सकते हैं कदीम हिंद आर्याई पे रोशनी डालिए, तो आप लोग कह सकते हैं बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, या किसी और राइटर का नाम ले सकते हैं। जैसे मैं जो मशहूर हैं लिसानियात में वो आते हैं मोहम्मद मसूद हुसैन ख़ान, जिनकी किताब है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। उसी के बकौल से आप लोग जो है वो उसको शुरू कीजिए और लिख सकते हैं कि बकौल मोहम्मद मसूद हुसैन ख़ान की किताब है जिसका नाम है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, 1948 में वो शाये हुई हैं। तो उसमें लिख सकते हैं आप लोग कि मसूद हुसैन ख़ान के मुताबिक, या बकौल मसूद हुसैन ख़ान के मुताबिक, हिंदुस्तान में हिंद आर्याई की आमद का जो दौर है वो 1500 कबल मसीह मुकर्रर किया जा सकता है या तय किया जा सकता है। फिर उसी के आगे आप लोग लिख सकते हैं कि माहिरीन ने, या उर्दू लिसानियात माहिरीन ने हिंद आर्याई की तारीख़ को 3 एतवार में तकसीम किया है, जिसे हम लोग कदीम हिंद आर्याई कहते हैं, अहद वस्ता कहते हैं, और फिर जदीद हिंद आर्याई कहते हैं। फिर उसके जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, मोटे मोटा जो है वो उसमें हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, उनका टाइम पीरियड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद तमहीद के बाद ये तमहीद हो जाती है, फिर आप लोग इसका खुलासा पेश कर सकते हैं, और फिर बाद में जो है वो आप लोग इसका कंक्लूज़न या निष्कर्ष लिख सकते हैं। इसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, सवाल पूरा हो जाएगा, इसमें जो भी मेन लाइन होगी या जो भी मेन पॉइंट होंगे उसे आप लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। पेन 2 ही इस्तेमाल कीजिएगा, ब्लू और ब्लैक, और उसमें जो है वो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जैसे बकौल हो गया तो आप लोग लिख सकते हैं मसूद हुसैन ख़ान। ठीक है, इनकी किताब का नाम है, आप लोग लिख सकते हैं मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। इसे आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसका ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉपी चेकिंग करने वाला होगा उस पर जो है वो एक अलग इम्पैक्ट जाएगा कि आपने जो है वो मेन पॉइंट को जो है वो लिखा हुआ है। ये बात हुई नसर की, लेकिन अगर आपसे शायरी के हवाले से सवाल आ जाए तो शायरी को जो है वो आप लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, और उसमें जो है वो शायर की हालात ज़िंदगी भी पूछी जा सकती है। जो पहला होता है वो होता है हेडिंग। आप हेडिंग के हवाले से भी जो है वो लिख सकते हैं। जैसे अगर हेडिंग पहली बनाई जाए तो आप लोग लिख सकते हैं शायर का तारुफ, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं शायर का तारुफ। इसके बाद जो है वो उनकी शायरी की खसूसियत, और उसके बाद उसमें जो शायरी की खसूसियत में उनके जो है वो शेर आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, 2-4 लिख सकते हैं। जैसे गालिब का आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, रगों में दौड़ने फिरने के हमने कायल, आँखी से न टपका तो लहू क्या है। तो इस तरीके से आप लोग 1-2 शेर भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप लोग इसका दूसरा पैटर्न भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
मिनिमम जो है वो आप लोग हेडिंग के तौर पे जो है वो 4 से 5 जो है वो लिख सकते हैं, और उसी में जो है वो उनके हम असर का भी जिक्र कर सकते हैं, ताकि उनसे जो अदब चश्मक रही हो उनसे भी आप लोग उनका क्या कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं। और ध्यान रख लीजिएगा, शायर की सिर्फ तारीफ़ नहीं करनी है, अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आपकी उनकी मजम्मत भी करनी है। तो इस तरीके से आप लोग इसे जो है वो अच्छे से लिख सकते हैं हेडिंग के साथ। इसके बाद अगर आपके पास हेडिंग नहीं बन नहीं पा रही, क्योंकि हेडिंग बनाने के लिए भी सोचना ज़रूरी होता है, तो आप लोग पैराग्राफ में भी जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ लिखने के साथ साथ आपको जो है वो उसमें चीज़ें अलग से जो है वो आपको ऐड करनी होगी। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे शायरी की ही हवाले से बात करें, तो शायरी में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद उसमें जो है वो एक शेर जो है वो ज़रूर से ज़रूर क्या करना होगा, मेंशन करना होगा, और उसके नीचे लिख देना होगा कि ये शेर गालिब का है। तो इस तरीके से एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को शेर भी आता है और उसको जो है वो एक रिप्रेजेंट करना भी आता है। और जब आप लोग पैराग्राफ में लिखेंगे तो उसमें जो भी चीज़ आपको लगे कि ये हाईलाइट वाली है, तो आप लोग हाईलाइट जो है वो ज़रूर करें। अब हाईलाइट कब करें, लिखते वक्त करें या जब हम क्वेश्चंस पूरा कर दें तब करें? तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग एक क्वेश्चंस को 7 मिनट दे रहे हैं, मोटा माटी मान के चल रहे हैं, तो 6 मिनट या 5 मिनट में आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। एक बार क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ें दोबारा से लिखने के बाद, जो आपका आंसर्स आपने दिया है और उसमें जो भी चीज़ आपको मेंशन लगे कि अंडरलाइन करने वाली है, उसे अंडरलाइन करें। और ध्यान रखें कि ज़्यादा अंडरलाइन ना हो, पता चला कि पूरे पेपर में आपने जो है वो अंडरलाइन कर दी। कुछ लिमिटेड चीज़ों पे ही आपको जो है वो अंडरलाइन कर लें, जो एकदम आंखों को अट्रैक्ट करें, एग्जामिनर को दिल को सुकून दे, तो आप लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी आप लोग जो है वो नसर में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई तहकीक के बारे में आ सकता है। और अगर डायग्राम के लिए आपसे पूछा जाए, हालांकि लिटरेचर में बहुत कम डायग्राम आता है, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ड्रामे के इज्जाए तरकीबी बताइए, तो उसमें आप लोग स्टेज बना के उसकी थोड़ी सी खसूसियत बता सकते हैं। जैसे नज़ीर अकबर आबादी का एक ड्रामा है जो लिखा है हबीब तनवीर ने, आगरा बाज़ार 1954 में लिखा है। उसमें जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 23 नज़में हैं, तो 23 नज़मों को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। 23 नज़में तो आपको याद नहीं रहेगी, तो वहाँ पे 2-4 जो है वो आप लोग मेंशन कर देंगे, तो एग्जामिनर आपको जो है वो अच्छे नंबर दे देगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में नंबर खींचना बहुत मुश्किल होते हैं। जो 40 नंबर हैं, अगर हम लोग बात करें, अगर इसमें से आपके 25 या 30 नंबर भी आ जाते हैं, जो उम्मीद है आप लोग ले आएंगे, तो आपको जो है वो एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगर हम लोग ऑन एवरेज देखें, मान के चलिए कि यहाँ से 25 क्वेश्चन जो है वो आपने कर लिए, और वहीं अगर हम लोग 60 में से मान के चले आपने जो है वो 45 कर लिए ऑन एवरेज, तो आपके जो है वो 70 नंबर हैं। यानी कि ये फाइट करने के लिए आपके लिए बहुत सफिशेंट नंबर जो है वो रहने वाले हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई लगता है, कोई डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर हमें पहले ऑब्जेक्टिव करना है या हमें जो है वो सब्जेक्टिव करना है, ये भी बहुत ज़रूरी बात होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। हालांकि एग्ज़ाम रूम में आपको जो है वो दोनों पेपर साथ मिलें या ना मिले, अभी इस बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर पहले पेपर ऑब्जेक्टिव का मिलता है तो पहले ऑब्जेक्टिव करना है, सब्जेक्टिव का मिले तो सब्जेक्टिव करना है। लेकिन अगर दोनों ही एक साथ मिल जाए, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों मिल जाए, तो मेरी राय ये है आप लोगों के लिए कि पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव करना है। क्योंकि 60 क्वेश्चन के लिए अगर मैं मान के चलूँ आप लोगों के लिए कि आपके लिए 20 मिनट जो है वो क्या है, बहुत सफिशेंट है। अगर क्वेश्चन लेंथी नहीं है, 20 मिनट में आप लोग जो है वो आराम से कर लेंगे। यानी कि 1 मिनट में आप 3 क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी पकड़ है। और पेपर को कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव को मैंने पहले ही बता रखा है। 3 राउंड में आप लोग पहले पेपर को करेंगे, तो आपको जो है वो इंशाल्लाह 100% कामयाबी मिलेगी। और इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ भी चलाई थी, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, उसमें आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग टाइम मैनेजमेंट से आपको बताते हैं कि कितने देर में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्या एक्यूरेसी आ रही है, क्या एनालिसिस है, कहाँ आपका वीक पॉइंट है। सारे टॉपिक आपको जो है वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। भले ही आप लोग
अपने लेवल पे करें, लेकिन अगर आप लोग हमारे यहाँ से जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये कुछ बातें थी आपकी 29 मार्च के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की सेशन में इतना ही, शुक्रिया।